नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको विषय का बेहतरीन ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए हमारी टीम जो है प्रयासरत हैं। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पिछली वीडियो में हमने कुछ संख्याओं के बारे में जाना था, तो आइए थोड़ा सा उसके ऊपर एक रिपीट देखें। छोटा सा संख्या पत्ती टॉपिक था जिसके अंदर संख्याएं थी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इंटीजर, ये इनके संकेत हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो इनके बारे में हमने जाना था। थोड़ा सा रिपीट देखिए। प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक प्राकृत पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, और वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो आज शुरू करते हैं। इसी से आगे कुछ उदाहरण देखते हैं परिमेय और अपरिमेय के। ये तो बेसिक है, इन सब में तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में थी, जहां p व q पूर्णांक थे, तथा जो q है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि तब ये अनंत का रूप ले लेता है। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण देखें जहां पर कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। परिमेय संख्याओं के उदाहरणों में 2/3 -3/7, 5 बटा में कुछ नहीं तो हम नहीं लगा सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट इसमें है 22/7। अपरिमेय में उदाहरण थे हमारे पास √2, √3, इस तरह से। यानी कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि अगर रूट में आपको अभाज्य संख्या मिल जाए, तो वो अपरिमेय संख्या का रूप ले लेती है। और सेकंड इसकी डेफिनेशन एक और थी, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब ये इनकी डेफिनेशंस थी। अब ये तो इसके बेसिक उदाहरण हैं। अपरिमेय का एक उदाहरण पाई। अब पाई हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वहां पर ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। 3.1415 इस तरह से ये प्रसार चलता रहता है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। और यहां पर अगर देखें 22/7 में यदि आप इसको भाग दोगे तो इसकी वैल्यू 3.142 इस तरह से इसकी वैल्यू आती है, लेकिन कुछ डिजिट के बाद ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो दोनों को यदि देखेंगे तो दशमलव के बाद के जो 2 अंक हैं यहां पर और यहां पर, ये डिजिट सेम है यहां पर। तो जाकर पाई की वैल्यू हम 22/7 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यदि आपके पास प्रश्न आता है कि 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। पाई 3.14 इसकी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू 3.14 है, लगभग वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। बट यदि प्रश्न आए कि पाई है, तो पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो ये इसमें यदि आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं। अपरिमेय का एक और उदाहरण है, जैसे पाई है वैसे एक और अपरिमेय संख्या होती है, ई बोलते हैं इसको।
चर घातांक बोल देते हैं इसमें। ई इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास, 2.73 समथिंग ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये इसमें जो कन्फ्यूज़न है आपको नहीं होनी चाहिए कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। यहाँ पर ये मेन इसमें जो है पाई और 22/7, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए आगे इसमें। प्रातः संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याएं हो चुकी है वास्तविक संख्याओं तक। एक और संख्याओं के बारे में जानते हैं दोस्तों आज, जो कि है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, नाम से स्पष्ट है, यानी कि जिन संख्याओं की कल्पना की जाए, यानी कि वास्तविक संख्याएं नहीं होती, वो काल्पनिक संख्या होती है। इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि वर्गमूल में आपको कोई भी ऋणात्मक संख्या मिले, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या मिले, तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। √-1, √-2, √-3, क्योंकि इनकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए आगे टॉपिक हमारा जो है संख्या पत्ती में, ये सामान्य संख्याएं हैं जो बेसिक हमें ध्यान होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। अब इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जितने भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं, उन्हें यदि ज्यामितीय रूप में, यानी कि यदि हम डायग्राम के रूप में यदि व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करते हैं, तो जानते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले हमें एक चीज देखनी होगी, सुना होगा आपने सबने इसका नाम, संख्या रेखा, या इसको बोल देते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा या नंबर लाइन। अब इसका काम ये है प्रत्येक संख्या को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। तो देखिए क्या है संख्या रेखा, नाम है कि रेखा है जिसके ऊपर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाएगा। तो एक रेखा है, यहां पर इसके मिड में 0, इस 0 के दाईं ओर समस्त मान धनात्मक होते हैं और 0 के बाईं ओर समस्त मान ऋणात्मक होते हैं। यानी कि हम जो भी इसमें वैल्यू लेंगे, तो 0 के दाईं ओर की वैल्यू को प्लस में लिया जाएगा और 0 के बाईं ओर की वैल्यू को माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, तो इसको एक निश्चित माप, निश्चित दूरी पर वो वैल्यूज दी जाएंगी, जिसको हम पैमाना कह सकते हैं। दोनों तरफ बराबर ये रहेगा। अब यहाँ पर हम जो भी इसमें पैमाना लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ 0 से पीछे चल रहे तो -1, -2, -3, -4। अब ये जो नंबर लाइन है, इस पर हमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना है, जो हम यहाँ पर टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इन संख्याओं को यदि प्रदर्शित करना है तो देखिए इसमें, अब आपको सपोज कीजिए कि 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो 3 है इसका सिंबल क्या है, यानी कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो हमें साफ दिख रहा है कि 3 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। तो हमें संख्या रेखा पर दिखाई दे रहा है, तो 3 है, एक तरफ ऋणात्मक है, एक तरफ धनात्मक है। तो यहाँ पर छोटा सा डॉट लग जाएगा और इसको हम सर्कल बना देंगे ताकि पता लग जाए कि यहाँ कोई संकेत है जो किसी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, +3 को प्रदर्शित कर रहा है। हमें प्रदर्शित करना है -2 को। तो -2 भी देखिए दिख रहा है हमें 0 से बाईं ओर। तो ये संकेत हो गया किसका, -2 का। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, इसका मतलब हम
प्राकृत संख्याएं, यानी कि अगर 1 2 3 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि संख्या बड़ी हो तो हम इस पैमाने को 10 20 30 40 ये भी कर सकते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, 0 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब n हो गया, w हो गया, i और z, यानी कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इन तीनों को हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। अब इसके बाद संख्या पत्ती में जो संख्याएं हैं वो है q, मतलब कि परिमेय संख्या। अब क्या परिमेय संख्या को यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या हैं, p बटा q के रूप में हमें मिलती हैं। तो क्या हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं? आइए देखें इसको। संख्या रेखा है हमारे पास 0 1 2 -1 -2। अब इधर चलेंगे तो ये देखो ये अनंत की ओर चलेगा और इधर ये माइनस अनंत की ओर चलेगा। संख्या रेखा है, आप कितने भी दूर तक इसको बढ़ा सकते हो। तो बात कर रहे हैं हम कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। प्राकृत पूर्ण पूर्णांक वो तो इजीली हो गए थे, जितना आपको वैल्यू चाहिए उतने तक संख्या रेखा पर आप वैल्यू लिखिए, आराम से हो जाएगा। बट परिमेय संख्या जो है, अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में हैं। जैसे अब संख्या अगर हमें मिल जाए 1 बटा 2, संख्या में क्या मिलेगी दोस्तों 1 बटा 2। अब इसे हमें यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आसान सा तरीका है एक। अब 1 बटा 2 है तो इसका मतलब ये है कि जो भी भाग है संख्या का वो 2 में से है। 1 बटा 2 का मतलब 2 के अंदर से एक भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये भाग बने हुए 0 से 1, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है। प्रत्येक भाग को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो 0 और 1, अब इस भाग को हमें 2 भागों में बांटना है। तो 2 भागों में बांटने के लिए हमारे पास यहाँ कितने बिंदु आएंगे? मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है, इसके हमें 2 भाग करने हैं, तो इसको कितनी बार काटा जाए? 1 बार काटा जाएगा। तो वही यहाँ करेंगे हम 0 1, हमें टोटल 2 भाग चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर कोई भाग आ जाएगा, कोई भी भाग हो सकता है वो, ठीक है। 2 भाग हो गए, यहाँ भी ये भाग होगा, ये मुख्य भाग था और ये इसके बीच के भाग है हमारे पास। इस तरह से इस तरफ भी हो जाएंगे, ये मेन पार्ट है और ये छोटे भाग। अब इसका मतलब ये 0, ये पहला भाग है, 2 में से पहला भाग है, ठीक है, यानी कि 1 बटा 2। ये दूसरा भाग हो गया 2 बटा 2। देखो इसको आप सोल्व करोगे तो ये वापस क्या बन गया? 1 बन गया। तो ये 1 बटा 2, इसका मतलब जो 2 भाग हैं उसमें से ये एक भाग है। इस तरफ इसलिए लिया क्योंकि ये प्लस की संख्या थी। ऐसे यदि हम आगे चलें 1 बटा 2, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, देखिए 1 2, अब ये तीसरा भाग है। इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित करेगा? तीसरे भाग को प्रदर्शित करेगा। और तीसरा भाग टोटल यहाँ तक कितने भाग हो गए हमारे पास? 4 भाग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर भाग के, हर एक पार्ट के 2 भाग हो रहे थे ये, तो ये 3 बटा 2 बन गए। इस तरह से अगर मान लो माइनस में आएंगे हम तो 0 है और ये -1 है। ये पहला भाग है 1, 2 भागों में से ये एक भाग है, तो 1 बटा 2, लेकिन ये ऋणात्मक है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। और उदाहरण देखें, 3 बटा 4, जीरो 1 2, इधर -1 है, माइनस अनंत प्लस अनंत। अब यहां पर देखिए 0 और 1 हमें चाहिए 3 बटा 4। इसका मतलब जो भी पार्ट है उसके कुल 4 भाग है, 4 में से हमें कितने चाहिए? 3 भाग चाहिए। अब 4 भाग है तो देखिए हर एक ये जो पार्ट है 0 से 1 के ये जो बीच की जो दूरी है इसको हमें 4 भागों में बांटना होगा। तो बांट देते हैं। 4 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु चाहिए। 1 2 3।
ऐसे आगे हो जाएगा 1 2 3। अब ये 4 भाग हो, 4 में से ये भाग पहला है तो ये प्रदर्शित करेगा 1/4। ये किसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों? 2/4 को। और ये प्रदर्शित करेगा किसको? 3/4 को। ये चलता रहेगा इसी क्रम में। और इसको देखेंगे तो देखिए 1 2 3 ये चौथे भाग पर आ रहा है तो इसका मतलब ये बन गया 4/4। और इसको यदि आप सोल्व आउट करोगे तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो इसी तरह से ये संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को धनात्मक रूप में या ऋणात्मक रूप में कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। आप इसी को रिपीट कीजिए। कोई समस्या हो कहीं पर, यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और आपको उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है और यदि उसका आंसर आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या रेखा पर किन किन संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है? आपको पता नहीं जो नंबर लाइन है, आज हमने नंबर लाइन के बारे में देखा, जितने भी संख्याएं देखी, तो आपको बताना है कि किन किन संख्याओं को हमने प्रदर्शित किया या ऐसी कोई भी क्या संख्याएं हैं जिनको इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि है तो कैसे किया जा सकता है, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी क्वेश्चन के ऊपर होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है हमारा वो समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और निरंतर उसको बनाए रखें इस लॉकडाउन के समय में भी। तो धन्यवाद दोस्तों।